हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इस समय सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और हमने पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गन्स को डिस्कस किया। और उससे पहले सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, सेल होता क्या है, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शंस। और इसके अलावा हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमने 1 घंटे का लेक्चर बनाया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमने जो है जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे सेल ऑर्गन जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हम कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, फंक्शंस के बारे में, जितना भी इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका सेमी ऑटोनोमस नेचर, इसका ऑरिजिन, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और बट गाइज, बिफोर यू नोइंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट, यू शुड बी नो दैट व्हाट इज एक्चुअली प्लास्टिड। सबसे पहले हम प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, किस बेस पर डिवाइड किया गया है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए प्लास्टिड। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इस वीडियो के अंदर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी फंक्शन क्या होती है। बट क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लास्टिड का ही एक फॉर्म है, ठीक है। ये जो है प्लास्टिड का ही एक टाइप है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्लास्टिड क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले प्लास्टिड के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। प्लास्टिड होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कितने भागों में उसे डिवाइड किया गया और किस बेस पर डिवाइड किया गया, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे प्लास्टिड के बारे में कि आखिर प्लास्टिड किन किन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, किन किन सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम सबसे पहले, जो बेसिक टर्म यूज़ होता है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर एमसीक्यूज़ बेस्ड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सोल्व करने के लिए आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं यहाँ पर प्लास्टिड से शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड के बारे में। सबसे पहले प्लास्टिड को डिस्कवर किया था हेकल साइंटिस्ट ने, ठीक है। और टर्म यूज़ किया शिम्पर ने। प्लास्टिड का जो नेम गिवन किया वो शिम्पर ने गिवन किया और डिस्कवर किया था हेकल ने। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड या आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर ये पाया जाता है। और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस जैसे कि प्रोटिस्टा, इसमें अपने यूग्लिना के बारे में मैंने लोअर नाउन कोर्डेटा में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। यूग्लिना क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर सब कुछ बताया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने ये भी आपको बताया कि यूग्लिना जो होता है ये एनिमल और प्लांट के बीच एक कनेक्टिव लिंक है, ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि प्लास्टिड प्रेजेंट है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा खुद फूड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कुछ प्रोटिस्टा एक्सेप्शनली जो है यूग्लिना के अंदर भी पाया जाता है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आप नोट कर लें, क्योंकि यहीं से ही एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। क्योंकि आपके माइंड में क्या होता है कि जो प्लास्टिड वगैरह होते हैं ये सब प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और आपके माइंड में ये भी फिक्स है कि यूग्लिना एक छोटा सा यूनिसेल्युलर एनिमल है। तो ऐसे में आप वहाँ पर गलती कर सकते हैं, इसलिए इसको नोट करके रखना। क्योंकि यूग्लिना जो होता है वो प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिव लिंक है, इसके अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन खुद कर सकता है। अच्छा, ये जो प्लास्टिड होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब बिखरे हुए बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही आपको वहाँ पर पाया जाए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले जो प्लास्टिड होते हैं वो कितने भागों में, कितने पार्ट होते हैं, मतलब उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है और किस बेस पर। तो प्लास्टिड को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और देखिए, कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें इसको, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। लेकिन कुछ बुक है जिन्होंने इसे सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें पिगमेंटेशन के बेस पर जो है प्लास्टिड को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में, ठीक है। जनरली ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होता क्या है। अभी इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये वाइट कलर का होता है। ल्यूको का मतलब ये होता है वाइट, ठीक है। और ये जो है लार्जेस्ट साइज का होता है और कलरलेस प्लास्टिड है। ये जो प्लास्टिड है वो कलरलेस होता है, कलरलेस। अब यहाँ पर समझ गए होंगे जो है कि जो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर।
तो यहाँ पर ल्यूको का मतलब होता है वाइट और ये है क्लोरो। तो इन तीनों में डिफरेंशिएशन आप बेसिक आइडिया आप लगा सकते हैं कि ये जो होगा इसमें जो पिगमेंट होगा वो कलरफुल होगा, इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर में, और ये जो है वाइट कलर का। ठीक है, तो ये कलरलेस प्लास्टिड है और इसमें ग्रेना एब्सेंट होता है एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो भी एब्सेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ग्रेना एब्सेंट है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर लेंगे। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है अब ये स्टोरेज ऑफ फूड में भी वर्क करता है, अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये जो है कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट की किस बॉडी में पाया जाता है। दीज आर फाउंड दोज प्लांट्स ऑफ बॉडी विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट। ये जो है ऐसी जगह पर पाए जाते हैं प्लांट के उस पार्ट में जहाँ पर लाइट या प्रकाश पहुँच नहीं पाता। जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स, जो जड़ें होती हैं उसके अंदर, जड़ों का आपने कलर देखा होगा कि उसका कोई जो है कलर जो है, जैसे कि आपने देखा होगा रूट का जो कलर है वो कोई डिफरेंट कलर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रीन कलर बोल देते हैं, तो ग्रीन कलर जड़ों का आपने नहीं देखा होगा क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है, उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट, जिसके कारण जो है जड़ों को आप काट के देखेंगे व्हाइट कलर का आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो इस तरह से जो जड़ें होती हैं या राइजोम होता है या सीड होता है, उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है स्टोरेज के रूप में। इसका मेन काम क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का, स्टोरेज करना। ठीक है, ये जो है मेनली स्टोरेज में ही इन्वॉल्व होता है और स्टोरेज के बेस पर ही इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट, नंबर सेकंड प्रोटीनोप्लास्ट और नंबर थर्ड इलियोप्लास्ट। ये जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर स्टार्च स्टोर होता है। क्या होता है, स्टार्च। ठीक है, आपको पता है ग्लूकोज को कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके स्टार्च बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है स्टार्च जो होता है इसमें स्टोर रहता है और इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, ट्यूबर्स, राइस एंड व्हीट। जो आलू होता है, आलू का जो ट्यूबर्स होता है, या राइस चावल या व्हीट गेहूं, ये इसके अंदर जो है अमाइलोप्लास्ट होता है। ठीक है, जो कि स्टोर रहते हैं। करेक्ट। उसके बाद आता है प्रोटीनोप्लास्ट। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब ये प्रोटीन को स्टोरेज करता है। जैसे माइज ग्रेन। ठीक है, माइज ग्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर को देखो तो सेंटर में तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, लेकिन उसकी जो वाल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसलिए हम कह देते हैं ये जो है प्रोटीन स्टोरेज होता है। ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट की कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया गया। नंबर थर्ड होता है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट के अंदर आप देखेंगे ये जो है स्टोर फूड करता है, जो फैट्स होता है उसको स्टोर करता है। ठीक है, फैट्स या ऑयल्स। इसका एग्जाम्पल है ग्राउंड नट, मूंगफली के बारे में आपने पढ़ा होगा, ग्राउंड नट, और मस्टर्ड, जैसे कि सरसों की बात की गई, सनफ्लावर, सूरजमुखी। ठीक है, तो ये जो है इनके अंदर स्टोर रहते हैं। स्टोरेज मेनली इसका काम ही होता है स्टोरेज करना। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन वर्क क्या है, स्टोरेज। उसके करेक्टर्स और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो मैं बता चुका हूँ। क्लोरोप्लास्ट को बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको लिए माइंड में इतना होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट में जो है ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल A B C ऐसा। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पर पाया जाता है, जब से आपने प्लांट के पार्ट, ग्रीन लीफ, ऐसे भाग प्लांट के जो ग्रीन पार्ट हैं उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, लीफ, स्टेम में भी पाया जाता है। आप देखेंगे कई सारे स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं तो उसके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, हालांकि वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, ज़रूरी नहीं है कि स्टेम में पाया जाए, लेकिन अगर आप वो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो है फोटोसिंथेटिक, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। और एक ज़रूरी बात क्या है कि ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, इनमें आपस में इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब वो क्या होता है, कलर। जैसे आप मैंने केमिस्ट्री में बताया था एक्सोक्रोम या क्रोमोफोर, जो मैंने आपको स्टडी कराया था केमिस्ट्री जूम चैनल पर, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो क्रोमो जो मतलब होता है कलर, और प्लास्ट ऑलरेडी आप जानते हैं हम प्लास्टिड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्लास्टिड जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बनाना। ठीक है, बनाना स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही वो पक जाता है तो वो येलो कलर का होता है। ठीक है, इसी तरह के ऑरेंज भी ग्रीन होता है, जैसे ही पक जाएगा वो किस कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का ही हो जाएगा। और उसके अलावा आप देखेंगे कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे हम टमाटर लेते हैं, टोमेटो को आप देखेंगे, टोमेटो स्टार्टिंग में जो है ग्रीन कलर का दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही वो पक जाता है तो वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो उसमें क्या हुआ, उसका जो क्लोरोप्लास्ट था वो इंटरचेंज हो गया उसके। ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल हो गया। जो क्लोरोप्लास्ट था वो चेंज हो गया क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, उस स्टार्टिंग में आपने देखा टमाटर जो है ग्रीन कलर का था क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट। अब यही क्लोरोप्लास्ट चेंज हो गया, जैसे वो पक गया तो वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये जो
प्लास्टिड हैं ये आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके कारण जो है जो प्लांट की कोई भी पार्ट हो, चाहे वो लीफ हो या फिर वो फ्रूट्स पार्ट हो या फ्लावर्स हो, ये सब जो है कलरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो पिगमेंट होगा वो कैरोटीनॉइड्स, जैसे इसका एग्जांपल है कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। एक्सेप्शनली जैसे जो ग्रीन कलर जो होता है वो इसमें अभी हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। हालांकि मैंने आपको बताया कई सारी बुक्स में क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट को रखा गया है। सो अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सेपरेट कर दिया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसलिए कह दिया कि ग्रीन कलर को एक्सेप्ट करके जितने भी कलर्स का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज कलर, बैंगनी कलर, कोई भी कलर के आपने फ्लावर्स देखे होंगे वो सब किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर कई सारे पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसी की बेस पर इसको यहाँ पर क्लासीफाई भी किया है। पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और ये कहाँ पर मेनली फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, जितने भी कलरफुल प्लांट के जो कलरफुल प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स में ये पाया जाता है। करेक्ट, इसको देखा फर्दर हमने यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फियोप्लास्ट, फियोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। ठीक है, ब्राउन एल्गी के अंदर मैंने आपको बताया, जब एल्गी की हम स्टडी करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है ब्राउन एल्गी के अंदर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में आपको याद होगा जब मैंने एल्गी का क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, टर्म बताया था फ्यूकोजैंथीन के बारे में। सो फियोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजैंथीन, और ये जो है ब्राउन कलर, ब्राउन एल्गी जो होती है इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद रोडोप्लास्ट, रेड एल्गी। ठीक है, रोडोप्लास्ट जो होता है वो रेड एल्गी में पाया जाता है और इसके अंदर पिगमेंट होगा आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में इसमें जो पिगमेंट आप देखेंगे फाइकोसाइनिन होता है और फाइकोएरिथ्रिन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफिल ए भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सी भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद आप देखेंगे इसमें नंबर 4 पर है क्रोमेटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो जैसे वॉयलेट कलर, बैक्टीरिया का जो वॉयलेट कलर होता है, नॉन वॉयलेट कलर होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के लिए एक अलग तरह का पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, एक अलग तरह का क्लोरोफिल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ये सारे जो पिगमेंट्स होते हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो अभी तक आपने कितना सीख लिया है, कितना जाना है। प्लास्टिड जो होता है वो बेसिकली जो है आप कहेंगे 3 पार्ट्स का में डिवाइड होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पर, मेनली स्टोरेज ऑफ फूड में। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पर होता है, मेनली कहाँ पर, कलरफुल कलर डोनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी फ्रूट्स के कलर हैं, जितने भी फ्लावर्स के कलर हैं, जितने भी लीफ या इन सभी के, वो सब किस में होता है, क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, जितने भी ग्रीन प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है, तो वो सब जो है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इतनी बात हमने क्लियर कर ली है। तो अभी आप इसको फटाफट नोट करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लोरोप्लास्ट। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आप इसे पहले नोट करें। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए क्लोरोप्लास्ट। अब हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं वो सब मैं लिख चुका हूँ। अब आपको पॉइंट वाइज नोट करना है, जो जो मैं आपको बताता रहूँगा आप उसे नोट करते रहेंगे और इसकी स्ट्रक्चर को भी बहुत ही डिटेल में निकालेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे इसकी डिस्कवरी किसने की, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, शेप, साइज, नंबर, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट, इसको डिस्कवर किसने किया था, एंटोनी वॉन लुई वेन हक ने इसको डिस्कवर किया था। आपको पता है एक बहुत ही छोटा सा, मतलब सेल के अंदर तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गन क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ये जो है काफ़ी छोटा होता है और आप इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको टर्म यूज़ किया था शिम्पर ने। क्लोरोप्लास्ट जो वर्ड है वो शिम्पर ने दिया था। ठीक है, ऑक्यूरेंस, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इनका प्राप्ति स्थान क्या है। तो जितने भी मीजोफिल सेल्स होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। जैसे लीव्स, प्लांट का जो लीव्स पार्ट होता है उसके अंदर मीजोफिल प्रेजेंट होती है, तो उनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अभी हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, उसका स्ट्रक्चर में देखेंगे, इसमें ग्रेना, स्ट्रोमा, ये सभी भागों में डिवाइड रहता है। तो इसको हम बहुत डिटेल में निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यूग्लिना में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक कुछ प्रोटिस्टा जैसे कि यूग्लिना में भी ये प्रेजेंट होता है। अब्सेंट ये कहाँ पर होता है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, इनकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। तो ये जो एक्सेप्शनल केस है, इन पॉइंट्स को जरूर नोट कर लें। इनको और साथ में जिनमें पाया जाता है उन दोनों को मिला करके ही एमसीक्यूज बनते हैं। आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि किस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है या फिर किस में क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। शेप,
क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो वेरी करता रहता है, अलग अलग सेल में, अलग अलग प्लांट ग्रुप में, अलग अलग जगह पर ये वेरी करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर लोअर प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें कप शेप्ड पाया जाता है, जैसे क्लाइमाइडोमोनास एल्गी, जिसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये देख सकते हैं उसकी स्ट्रक्चर। तो क्लेमाइडोमोनास एल्गी के अंदर अगर आप न्यूक्लियस देखते हैं तो आपको इसमें कप शेप्ड दिखाएगा, जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा कप शेप्ड दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्पायरल और रिबन लाइक स्पायरोगैरा, ये जो आप देख रहे हैं स्पायरोगैरा एल्गी, इसके अंदर जो होता है रिबन लाइक जो है क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर इनका जो शेप है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। उसके बाद ग्रिडल शेप, यूलोथ्रिक्स के अंदर आप देखेंगे ग्रिडल शेप्स का पाया जा रहा है, ठीक है, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद कुछ में आप देखेंगे ब्रांच लाइक होता है, स्टार लाइक होता है, जैसे कि जाइगोटीना इसका एग्जाम्पल है। रेटिकुलेट उडोगोनियम जो एल्गी है, उडोगोनियम के बारे में भी मैं आप बता चुका हूँ ऑलरेडी, बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका जो एल्गी वाला जो सेमेस्टर, उसके अंदर आपको उडोगोनियम के बारे में कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाता है। उसके अंदर आप देखेंगे रेटिकुलेट होता है एकदम, ठीक है, रेटिकुलेट टाइप। और इसके बाद हाइयर जो प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर आप देखेंगे स्पायरल, ओवल, डिस्कॉइडल, इस तरह के उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का आपने क्या देखा, जो यहाँ पर शेप है वो वेरी करता रहता है, अलग अलग सेल में आप फिक्स नहीं है कि ये इसी शेप में होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी नंबर की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का किसी भी सेल के अंदर इसकी नंबरिंग कितनी हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो आप देखेंगे वो भी वेरी करेगा, अलग अलग सेल में अलग अलग वेरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी क्लेमाइडोमोनास एल्गी की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, इसकी संख्या सिर्फ 1 है। इसके अलावा आप और यूलोथ्रिक्स के अंदर भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्पायरोगैरा के अंदर 1 से 16, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट की संख्या होगी लगभग इनका जो नंबर होगा 1 से 16 हो सकता है। अब कुछ जैसे हाइयर प्लांट्स हैं उनके अंदर 20 to 40 इच सेल, मतलब प्रत्येक सेल के अंदर 20 to 40, यहाँ पर मैं सिर्फ एक सेल की बात कर रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर अलग अलग सेल की बात। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, इसकी एक सेल के अंदर मैंने बात किया 1 है, अब यहाँ पर भी मैं 20 to 40 अगर कह रहा हूँ तो ये भी सिर्फ एक सेल के लिए ही है। उसके बाद बट मे बी प्रेजेंट इन 500 पर सेल। कुछ सेल ऐसी हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनोडल सेल ऑफ कारा एक एल्गी है जिसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, भी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में ये भी आता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे इसकी जो इंटरनोडल सेल्स होती है उसके अंदर 500 से भी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसकी संख्या जो है 500 से भी ज़्यादा होती है। तो वो पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। तो ये है नंबर जो कि वेरी करता रहता है। साइज देखो तो साइज इज ऑल्सो वेरी, साइज भी वेरी करता रहता है। तो इनकी तीनों चीज़ें हमने देखी, शेप, नंबर, साइज, ये पूरा का पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग सेल में वेरी करेगा। इसका साइज देखेंगे अगर हम एक बेसिक आइडिया एवरेज साइज लगा देते हैं तो लगभग 5 से 10 मिली माइक्रोन जो है ये जो है लॉन्ग रहता है, ठीक है, 5 से 10 माइक्रोमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। और उसके बाद अगर आप इसकी वाइड चौड़ाई देखें तो लगभग 2 से 4 माइक्रोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है, करेक्ट। अब ये है ओडोगोनियम, ये यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा एल्गी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के न्यूक्लियस के टाइप्स थे। इसको फटाफट आप नोट करें। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और ये इस वीडियो का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पर ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताने वाला हूँ। सो पूरा फोकस करके इस पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बेसिक नॉलेज तो ऑलरेडी दे ही चुका हूँ कि इनकी संख्या कितनी होती है प्लांट सेल के अंदर या फिर कहाँ कहाँ ये एब्सेंट होते हैं, इनका साइज क्या है, शेप क्या है। अब जैसे कि आप किसी भी प्लांट सेल को, जैसे जिसके अंदर जैसे लीफ है, लीफ की मीजोफिल सेल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे किसी एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें बाहर की तरफ 2 मेम्ब्रेन दिखाई देंगी। वी कैन से कि ये भी जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने क्या देखा था, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल था, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है कि जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गन कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपस में इनको मिलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों के दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो है सेल के बाहर रिप्लिकेट नहीं कर पाते, लेकिन इनके पास अपना सारा मटेरियल होता है जो एक सेल के अंदर होता है। हम इन दोनों को कहते हैं सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सेल विद इन सेल, मतलब सेल के अंदर एक सेल। ये पूरा एक अपने आप में एक सेल है, बस सेमी क्यों है, सेमी मतलब आधा, आधा सेल हमने क्यों कहा, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के बाहर रेप्लिकेशन करने में मतलब रेप्लिकेशन नहीं कर पाते, यही रीज़न है,
ठीक है। तो अभी आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो दोनों स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सिमिलरिटी की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले बाहर की तरफ देखेंगे 2 लिमिटिंग मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे ही जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। और दोनों की मेम्ब्रेन में आप ध्यान से देखेंगे, दोनों की मेम्ब्रेन भी आपस में थोड़ा सिमिलरिटी शो करती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल होती है, इजिली मतलब किसी भी चीज़ को पास आउट होने देती है, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो या मॉलिक्यूल हो। जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया भी सेम होता है। बट जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब चीज़ों को सेलेक्ट करके अंदर पास होने देती है। तो इन दोनों मेम्ब्रेन में जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में भी आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, दोनों में जो है प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो भी जस्ट ऐसे ही होता है। बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन कम पाया जाता है, लिपिड का अमाउंट ज़्यादा होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन है दोनों में जो प्रोटीन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में जो है प्रोटीन, अब मैं ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता ही चुका हूँ कि अगर प्रोटीन जो होता है वो किस नेचर का होता है, क्यों इजीली क्यों पास नहीं होने देता, कि अलग अलग तरह के चैनल्स बने होते हैं। तो ये सारी बातें मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। सो अभी हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो है डबल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। दोनों में 70s टाइप मतलब प्रोकैरियोट्स टाइप का एक जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसको सेल विद इन सेल क्यों कहा गया, क्योंकि ये दोनों स्टार्टिंग में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया वाले, जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक सॉल्व कर रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, मतलब प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। और वहीं पर हम बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण तो नहीं कर पाता था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल से सिमिलरिटी शो करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये जो है जो क्लोरोप्लास्ट है ये जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंगल्फ हो गया, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर चला गया। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर चला गया। अब इस समय किसी भी यूकैरियोटिक सेल जो होती है इन दोनों सेल ऑर्गन के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, ठीक है, क्योंकि रीज़न है इन दोनों ने अपना एक अलग ही रोल प्ले किया हुआ है पूरे उसमें। जब ध्यान से देखेंगे किसी भी सोचो किसी भी प्लांट सेल के अंदर से अगर आप क्लोरोप्लास्ट को रिमूव कर दें तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण वो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डेड हो जाएगा। तो इस समय सबसे ज़्यादा मेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन दोनों का हो चुका है, ठीक है। ये सिम्बायोटिकली पूरी तरीके से सेल के अंदर अपनी जगह बना चुकी हैं। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा इसके अंदर अपना राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट होता है, अपना मैसेंजर आरएनए भी प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट है। और अब इसमें जो मेन स्ट्रक्चर थोड़ा जो डिफरेंट करती है इन दोनों को, वो मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर फर्स्ट, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। क्लोरोप्लास्ट बाहर की तरफ जो होता है इसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन की अगर आप थिकनेस को देखें, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन की तो 40 से एंगस्ट्रॉम, दोनों की दोनों मेम्ब्रेन जो होती हैं वो 40 से 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती हैं। दोनों लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है, ट्राई लैमिनार होती है। और उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें लेस प्रोटीन होता है और मोर परमिएबल होता है, हाईली परमिएबल होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को इजीली पास होने देता है। वहीं पर हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो मोर प्रोटीन, उसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होता है और वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, किसी भी सब्सटेंस को इजीली पास नहीं होने देता। उसके बाद यह सेलेक्ट करके ही पास होने देता है। उसके बाद इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो होता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस होता है, जो कि लगभग 25 से 75 एंगस्ट्रॉम का होता है, अलग अलग सेल के अंदर वेरी करता रहता है, ठीक है। सो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। अब अंदर की तरफ जाएँ तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये थोड़ा फोल्ड हो जाता है, ठीक है, इन्वेजिनेट होकर के आप देखेंगे ये बनाता है स्ट्रोमा लैमिली। और स्ट्रोमा लैमिली जो होती है वो अटैच होती है ग्रेनम से। ग्रेनम क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, देखो ग्रेनम जो है ये जो आपको सिक्के के समान दिखाई दे रही है, जैसे आप किसी 1 रुपये का सिक्का लो और उसके ऊपर एक और सिक्का पे एक और सिक्के, एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखते चले गए, तो इस तरीके से एक अपने आप में एक पूरा एक क्लस्टर बन जाएगा, एक झुंड की तरह बन जाएगा। उसी तरीके से अगर एक सिक्का जो होगा वो थैलेकॉइड कहलाता है, मतलब इसका जो ग्रेनम है ये एक पार्ट तो ये पूरा ग्रेनम कहलाएगा। इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा पार्ट ग्रेनम कहलाएगा और इसका एक सिक्का अगर आप निकाल दे, एक कॉइन निकाल दो तो इसे कहेंगे थैलेकॉइड। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ग्रेनम क्या है। ग्रेनम जो है वो काफ़ी सारे थैलेकॉइड का एक झुंड है,
ठीक है। और ये जो ग्रेनम है, इनकी सेल के अंदर संख्या कितनी, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितनी हो सकती है संख्या, 40 से 60 तक हो सकती हैं। तो थैलेकोइड जो है स्टैकेड टुगेदर टू फॉर्म ए ग्रेनम कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और इस थैलेकोइड के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जिसको हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो लाइट रिएक्शन होती है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वो क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है, तो आप कहेंगे ग्रेनम के अंदर। और जो डार्क रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का जो डार्क रिएक्शन होगी वो स्ट्रोमा में होगी। अब आपके माइंड में आया होगा स्ट्रोमा क्या है। तो देखो, मेम्ब्रेन के बाद जो अंदर पूरा मैट्रिक्स है ये स्ट्रोमा कहलाता है। इसी स्ट्रोमा के अंदर सब कुछ स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रोमा के अंदर जो है पूरा आयंस, मिनरल, सर्कुलर डीएनए, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, डाईवैलेंट आयन जैसे कि मैग्नीशियम आयन 2+, ठीक है, Mn2+, Fe2+, इसी में ही जो है रिच इन एंजाइम की मात्रा होती है। इसी में जो है ओस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। इसी में पूरा थैलेकोइड, पूरा का पूरा ग्रेनम और जो है स्ट्रोमा लैमेली इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है पूरा जो मैट्रिक्स है, इसी सब कुछ इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो दो भागों में मैंने बांट दिया, एक तो हो गया इसमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन और दूसरा हो जाता है इसमें स्ट्रोमा मैट्रिक्स, करेक्ट। अब थोड़ा स्ट्रोमा मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है थोड़ा डेंस होता है, कलरलेस होता है, ग्रेन्युलर सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट इनसाइड द इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सोल्यूबल प्रोटीन होंगी जो कि मोर देन 50% से ज़्यादा होंगी, और ऑल्सो है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो कि बताते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, ठीक है। दूसरा, इसको हम प्लास्टिडियो राइबोसोम भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि राइबोसोम के टॉपिक में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं। सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिडोम, ठीक है। और इसके अंदर मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होता है। मिनरल्स में जैसे डाईवैलेंट आयन Mg2+, Mn2+, Fe2+, और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक से रिलेटेड होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि इट इज़ द साइट ऑफ CO2 फिक्सेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जो स्ट्रोमा होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं ग्रेना के बारे में। स्ट्रोमा के बारे में हमने पढ़ा, स्ट्रोमा के अंदर सब कुछ पाया जाता है। आप यहाँ पर कहेंगे जैसे स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना, सर्कुलर डीएनए, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। पॉइंट वाइज आप याद करेंगे किसी भी चीज़ को। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा तरीका है एक अच्छा सा, कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आप हाई लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप ऐसी कोशिश करें कि आप उसको एक ही पेज में एडजस्ट कर पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 या 6 पेज की थ्योरी लिख दी है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ एक पेज में एडजस्ट कर सकें और उस तरीके से एडजस्ट कीजिए कि अगर आप उस एक पेज को ध्यान से देखें तो आपको पूरा 6 पेज याद हो जाए, ठीक है। इस तरह से किसी टॉपिक को याद करोगे तो बहुत आगे लेवल तक की तैयारी कर पाओगे, ठीक है। ये एक मेरा एक पर्सनल ट्रिक है ऐसा, तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम ग्रेना की बात करते हैं, ग्रेना, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेना है, ठीक है। ग्रेना की संख्या कितनी हो सकती है, आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा। तो देखो, ग्रेना जो होता है वो लगभग हो सकता है, इसके अंदर इसकी जो संख्या है वो लगभग 40 से 60 तक हो सकती है किसी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक एवरेज संख्या बता रहा हूँ। अब ग्रेना जो होता है वो किस किस चीज़ का मिलकर बना होता है, जैसे आपने सिक्के, मैंने ऑलरेडी बताया, सिक्के जो होते हैं, सिक्कों का एक बंडल होता है। एक सिक्के को हम क्या बोलेंगे, थैलेकोइड, ठीक है। अब बहुत सारे सिक्के आपस में इकट्ठे हो गए, एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो वो जो है ग्रेना कहलाता है, ठीक है। अब ये थैलेकोइड की संख्या एक ग्रेना के अंदर कितनी हो सकती है, तो 20 से 50 एक एवरेज लगाया गया। वैसे तो 10 से 100 भी हो सकते हैं, बट एवरेज अगर आप ध्यान से देखें तो 20 से 50 तक के आपको थैलेकोइड दिखाई देगा। इसका अलग अपना फंक्शन होता है। अब हम थोड़ा ग्रेनम के बारे में और भी देखते हैं। ये जो है इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन से मिलकर बना था। ऑफ दैट क्लोरोप्लास्ट इज इन्वेजिनेट, जो इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो इन्वेजिनेट हो करके, ठीक है, इन्वेजिनेट हो करके ए सीरीज ऑफ पैरेलल मेम्ब्रेन सीट्स कॉल्ड लैमेली, जिसको हम लैमेली बनाते हैं, ये जो है फॉर्म कर लेता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। और ये लैमेली इस तरीके से एडजस्ट होकर के एक आपस में ग्रेनम को इंटरकनेक्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या रखा जाएगा, स्ट्रोमा लैमेली। क्यों कहा जाएगा, इनको हम ग्रेना लैमेली भी बोल सकते थे, स्ट्रोमा लैमेली क्यों बोला, तो ध्यान से देखें तो इसकी जो लैमेली है ये कहाँ से पास हो रहा है, ये जो है ग्रेनम के अंदर, जो इसका स्ट्रोमा वाला रीजन है उसमें पास हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्ट्रोमा लैमेली। ये जो लैमेली है वो स्ट्रोमा का है, ना कि ग्रेना का हम नहीं बोल सकते, ठीक है। सो और आगे बढ़ते हैं।
आप देखेंगे इसके अंदर मेम्ब्रेन शीट लैमेली प्रेजेंट है। अब थैलेकॉइड, ग्रेना के बारे में आपने पता चल गया। अब हम देखते हैं थैलेकॉइड के बारे में। इसका मतलब इसके एक सिक्के की स्ट्रक्चर, एक कॉइन की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये ऑलरेडी जो है इसमें भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है जो थैलेकॉइड होता है, और इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है क्वांटोसोम। क्वांटोसोम क्या है? ये एक तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है उस मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट होता है, कलेक्शन ऑफ पिगमेंट। और इस पिगमेंट के अंदर ये जो क्वांटोसोम होता है इसमें लगभग 230 पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल ए बी सी सी के अंदर भरे रहते हैं, और कुछ कैरोटीनॉइड्स जैसे कि 50 कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। मतलब कहाँ पर लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी? थैलेकॉइड के जो मेम्ब्रेन होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है इन दोनों के बीच में, उसके अंदर होता है, थैलेकॉइड के अंदर। ठीक है, यहां पर मेन पॉइंट क्या है? क्वांटोसोम के अंदर ही लाइट रिएक्शन होती है। आप मेन पॉइंट है क्वांटोसोम। ठीक है, उसके बाद तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी? थैलेकॉइड के अंदर, क्वांटोसोम के अंदर। और जनरली हम क्या कहते हैं? ग्रेनम के अंदर। ग्रेनम के अंदर कहाँ पर? थैलेकॉइड में जो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, उनके बीच में क्वांटोसोम प्रेजेंट होता है। क्वांटोसोम की स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर 230 पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी ये पाया जाता है, और साथ में कुछ कैरोटीनॉइड्स जिनकी संख्या 50 तक हो सकती है। तो अब हम थोड़ा थैलेकॉइड के बारे में पढ़े। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एलिमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शनल एलिमेंट होता है कंटेन ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड या फिर प्लास्टोसाइनिन एटसेट्रा दैट आर इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहती हैं, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और थैलेकॉइड की जो नंबर है वो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। करेक्ट। तो सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है ये भी तो आपको पता हो चल गया होगा, क्योंकि ये जो है सेल के अंदर जो है पूरी तरीके से अपना, इनके पास अपना राइबोसोम है, अपना डीएनए है, खुद रिप्लिकेट हो जाते हैं। लेकिन बस यह है कि सेमी मतलब आधा मतलब कि ये जो है आधा ऑटोनोमस क्यों है, सेमी ऑटोनोमस क्यों है? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अगर बाहर निकाल दिया जाए तो अब ये रिप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यही रीज़न है इनको जो है सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। यही जो है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसी तरह से होता है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरे क्लोरोप्लास्ट का जो है ये स्ट्रक्चर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे कैसे है। अब हम देखेंगे इसका केमिकल कंपोजिशन, कुछ और भी पॉइंट्स है क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड, उसको हम नोट करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए दोस्तों। हेडिंग डालेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लिप के अंदर हम ऑर्गेन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। सेमी ऑटोनोमस नेचर, क्लोरोप्लास्ट का जो सेमी ऑटोनोमस नेचर है वो क्यों है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट जो कि इस क्लिप के अंदर देखेंगे, और इसके बाद हमारा होगा फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है केमिकल कंपोजिशन के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का रासायनिक संगठन क्या है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप कुरकुरे का पैकेट भी देखते हैं तो उसके पीछे आपको दिखाई देगा कि इसमें कितनी एनर्जी है, प्रोटीन कितना है, कितना फैट है, तो ये सारी डिटेल्स होती हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। जैसे हम पूरे क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, किसी एक क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोटीन की जो मात्रा है वो 40 से 50% या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। करेक्ट। उसके बाद आता है क्लोरोफिल, लगभग 3 से 10%, जिसके अंदर क्लोरोफिल के टाइप्स जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ई, ये जो है इसमें पाया जा सकता है। आरएनए अगर आप देखें इसमें तो 2 से 5% आरएनए होता है, जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद डीएनए, इसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने आपको बताया सर्कुलर होता है। और उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स, लगभग 23 to 25% तक इसमें जो है फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो 1 से 2% इसमें कैरोटीनॉइड्स भी पाया जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसके स्ट्रोमा वाले पार्ट में एंजाइम्स, को एंजाइम्स, ये सब इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें डाईवैलेंट आयन या मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको जैसे कि फॉर एग्जांपल Mg2+ हो जाएगा। ये सब क्या है? डाईवैलेंट आयन। ये जो मेटल आपको दिखाई दे रहे हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, इनके डाईवैलेंट आयन जो है मिनरल सॉल्ट्स के रूप में इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। उसके बाद अब ये तो था पूरा केमिकल कंपोजिशन, जिसको आप नोट कर सकते हैं, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। अब हमारा जैसे टॉपिक है
ये जो आपने ग्रेना वाला पार्ट देखा, जैसे ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, इसका जो ग्रेना वाला पार्ट है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो ये तीनों डायग्राम आपको निकल कर नजर आएंगे। इसको बहुत ही डीपली एक तरीके से जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉइन के ऊपर कॉइन, ये सिक्का है, ठीक है। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये है ऊपर ग्रेना और इसके अंदर ये हमने एक लंबे से लाइन में हमने क्लोरोफिल दर्शाया है, ठीक है, ग्रीन कलर में। तो ये ग्रेना है। अब इसका दो पार्ट हम ले लेते हैं। अगर इसके दो पार्ट ले लेते हैं, यहाँ से देखो हमने बीच से दो पार्ट लिया है, तो उसको और भी ज़्यादा जूम करके, ये जो आप समझ रहे हैं कि आगे जाकर जूम करके और भी ज़्यादा डिटेल मिल रही है, फिर इसको इसके मेम्ब्रेन को जूम किया तो ये डिटेल मिली, ठीक है। तो इस तरह से इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो नंबर फर्स्ट ये ग्रेना और इसके अंदर क्लोरोफिल। अब इसके दो पार्ट लिए और दो पार्ट को और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो यहाँ पर ग्रेना और ये आपको पूरी तरीके से क्लोरोफिल का जो सेंटर है आपको दिखाई देगा। अब ये डबल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी। अब उसके बाद इसके हमने दो पार्ट, यहाँ से हमने इसके दोनों के दोनों पार्ट को और भी ज़्यादा जूम करके देखा, अब यहाँ जिसके अंदर क्लोरोफिल भी इंक्लूड है, तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर इसके अंदर फॉस्फोलिपिड का एक पूरा लेयर दिखाई देगा, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। अब ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो क्लोरोफिल है वो सब आपको दिखाई देंगे। ये जो है पूरा एक यूनिट मेम्ब्रेन पार्ट बनाता है, ठीक है। इसके अंदर कैरोटिनॉइड भी नीचे वाले पार्ट में आपको दिखाई देगा, कैरोटिनॉइड, एंड ये प्रोटीन का लेयर भी इसके अंदर दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये मेम्ब्रेन का जब और भी ज़्यादा जूम करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह के हमें पिक्स नज़र आते हैं, जिसके अंदर ये जो क्लोरोफिल है, अब इस क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया अलग अलग होता है, ठीक है। इस एक क्वांटोसोम में कई सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी संख्या 230 मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैरोटिनॉइड का एक पूरा एक यूनिट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम है जो आपको ऑब्जर्व कराता है इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। अगर हम थोड़ा सा अगर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ये कैसे बनता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखेंगे। अगर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में अगर थोड़ा बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ, इसमें दो पार्ट होते हैं इन द हाइड्रोफिलिक हेड। इसमें एक तो होता है हाइड्रोफिलिक हेड, एक तो हेड होता है, एक टेल होता है। क्लोरोफिल में हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होता है, ठीक है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। और किस चीज़ का मिलकर बना होता है, पायरोल की 4 रिंग। पायरोल क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। बीएससी थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है पायरोल जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो उसको हम जब स्टडी करेंगे, अभी आप अगर इसके बारे में जानना है तो इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर। इसके अलावा मैं पोरोफायरिन रिंग की स्ट्रक्चर भी बना चुका हूँ। अगर आप उसको देखना चाहें तो बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप प्लेलिस्ट जाकर निकालेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था। सेंटर में क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो वो तो सारी स्ट्रक्चर हो जाएगा क्लोरोफिल का, वो आप अलग से इसके ऊपर वीडियो सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, इन सभी का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, पूरा क्लोरोफिल का इसी तरह का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा पॉइंट आता है सेमी ऑटोनोमस नेचर। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये सेल विद इन सेल कहलाता है। सेल के अंदर एक अपना पूरा सेल होता है, ठीक है। और इसको सेमी ऑटोनोमस नेचर क्योंकि इसके अंदर ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो होता है अपने आप डिवाइड हो सकता है। इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, अपना एक सेल्फ डीएनए प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम जो होता है वो बैक्टीरियल राइबोसोम से सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। उसके अलावा आप इसके दो जो सब यूनिट्स को भी स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। प्रोटीन की हम बात करते हैं, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। राइबोसोम प्रेजेंटेशन के कारण क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। तो पूरी तरीके से ये सेल का काम करता है, लेकिन कमी क्या है कि ये साइटोप्लाज्म के बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब अगर इसको साइटोप्लाज्म से बाहर निकल जाए तो उस समय रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ने कहा जाता है, जस्ट लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम टॉपिक आता है जैसे ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की ऑर्गन और डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके ऊपर कई सारे मत हैं। जैसे कि पहला मैं तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि साइंटिस्ट ने माना कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जैसे ये जो क्लोरोप्लास्ट एक तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया माना जाता था। जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसको प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया माना जाता था और ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक था, मतलब फोटो संश्लेषण कर सकता था, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर सकता था। तो ये जो है एंगल्फ हो गया यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है।
तो इस तरह से एक वहाँ पर ये मत माना जाता है, सिम्बायोटिक थ्योरी है ये जो है सिम्बायोटिक थ्योरी है। लेकिन कुछ ने माना कि जो यूकैरियोटिक सेल है या प्लांट सेल है उसके अंदर क्या हुआ, जैसे इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो ऑर्गेन हुई वो जो है पहले से स्थित किसी प्रोप्लास्ट से, जिसको हम बोलते हैं प्रोप्लास्टिड, उससे हुई थी। इसका जो निर्माण हुआ वो प्रोप्लास्ट से होता है। ठीक है, ऑर्गेन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन्होंने क्या माना कि जो क्लोरोप्लास्ट की जो वहाँ पर ऑर्गेन हुई थी या उत्पत्ति हुई थी वो पहले से उपस्थित जो संरचनाएं हैं जैसे कि जिनको हम प्रोप्लास्ट कहते हैं उनसे हुई। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये वैक्यूल लाइक एक तरीके से आपको दिखाई दे रहा है डबल यूनिट मेम्ब्रेन से, ये भी एक तरीके से डबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसमें इन्वेजिनेशन हुआ, ठीक है, फोल्डिंग हुई, इन्वेजिनेट हुआ और इन्वेजिनेट होकर के धीरे धीरे देखेंगे एक तरीके से वेसाइकल के फॉर्म में हो गया। ये है उसका ये तीनों जो डायग्राम है ये प्लास्टिड फेज है, और इसके बाद ये जो डायग्राम दोनों दिखाई दे रहे हैं ये वेसिकल को दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है डिफरेंशिएशन फेज। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इन दोनों में आपको दिखाई देगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहीं से आपको ग्रेना जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है वो आपस में एक के ऊपर होकर के ग्रेना का फॉर्मेशन कर देती है। और फिर उसके बाद ये सब किसकी प्रेजेंटेशन में हुआ, लाइट की प्रेजेंटेशन में। मैंने एक अभी वीडियो अपलोड किया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मैंने आपको क्या क्या बताया था, आर्कियोजोइक एरा से पहले मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो है उसके अंदर उस समय लाइट भी प्रेजेंट, सनलाइट जो है वो धरती पर या समंदर पर ये नहीं पहुंच पा रही थी, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसको नहीं पहुंच पा रही थी। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जब इस स्केल को आप पढ़ोगे तो उसमें आपको डेवलपमेंट का, इवोल्यूशन का एक अलग ही चैप्टर देखने को नजर आएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि कैसे मैंने आपको, हाँ ये जो सब हुआ सब लाइट, जैसे ही सनलाइट आया, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में ये जो है सारी की सारी स्ट्रक्चर अपने आप बनने लगी, ग्रेना, स्ट्रोमा, ये सब अलग अलग डिवाइड हो गए, और इस तरह से एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आया। ठीक है, तो ये है ऑर्गेन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये है केमिकल कंपोजिशंस, और ये है सेमी ऑटोनोमस नेचर। इसको फटाफट नोट करें। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फंक्शन मैं आपको बताता हूं, इसका बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो नंबर फर्स्ट है, दीज आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वो जगह हैं जहां पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना भाग है वहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है, और जो स्ट्रोमा भाग है वहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। ये इसका जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया के द्वारा फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सभी जीवों के लिए खाना का जो निर्माण है, फूड का जो निर्माण है यहीं से होता है, इसी की वजह से होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस की वजह से होता है। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो दीज आर कॉल्ड किचन ऑफ सेल। जैसे कि आपके घर में किचन जो होता है वहां पर खाने का निर्माण होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, जस्ट यहां पर भी ये सेल के अंदर भी ये जो है किचन ऑफ सेल कहलाता है, क्योंकि यहीं पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फूड का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। उसके बाद आता है दीज इवॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन फॉर ऑल एरोब्स। जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जैसे एनिमल, हम, तुम या बैक्टीरिया, ये सब जो है रेस्पिरेशन करते हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहाँ से इवॉल्व होता है? इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर क्लोरोप्लास्ट से ही इवॉल्व होता है ऑक्सीजन। ठीक है। दीज स्टोर द स्टार्च। ये जो है स्टार्च को स्टोर करते हैं इन द प्रोटीनेसियस बॉडीज कॉल्ड पायनोइड, जिसको हम पायनोइड्स बोलते हैं, इन एल्गल फॉर्म के अंदर। सो ये है 3 मेजर फंक्शन जिसको आप नोट कर सकते हैं। सो गाइज ये था फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर इसी तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।